गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओजस्वी, दुर्गेश, अभिषेक, वंशिका, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, होमवर्क डन, बहुत बढ़िया। तो ये ट्राई किया था सभी बच्चों ने, ठीक है। ये डिस्कस करना है या हो गया? ये डिस्कस करना है या आगे बढ़े? ये सबने कर लिया क्या? ये सबने कर लिया ये क्वेश्चन या आगे बढ़े? भाई सिद्धांत एडवांस में प्रॉब्लम रहती है, इतनी जल्दी एडवांस में नहीं हो जाएगा, और प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। एडवांस में भी आपको मिल जाएगा कॉन्फिडेंस। डिस्कस करा दें, चलो। तो ये देखो बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। कैसे? आप ये बोल सकते हो कि अगर इसका डिस्प्लेसमेंट, इसको मीन पोजीशन मानोगे, इसको मीन पोजीशन मानोगे, और मीन पोजीशन से ये मानोगे कि कुछ डिस्प्लेस हो गया वाई, मीन पोजीशन से ये डिस्प्लेस हो गया कुछ वाई, ठीक है। इसके वाई डिस्प्लेस होने से क्या होगा? मान लो ये इधर गया, ये दोनों पुली ऊपर बढ़ गई, ये यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां। तो मान लीजिए पुली का जो डिस्प्लेसमेंट है, पुली जो है डिस्प्लेस हो रही है, मान लीजिए इसमें y1 का हो रहा है ना, और इसमें y3 ऊपर जा रही है पुली, और इधर से ये पुली नीचे आ रही है y2, और ये पुली नीचे आ रही है y4, ठीक है। तो ये पुली जो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है, इन दोनों पुली का डिस्प्लेसमेंट y2 y4 नीचे है और इनका ऊपर है। तो इसके नीचे आने से और इसके ऊपर आने से स्ट्रिंग लूज होगी, और जितना लूज होगी उतना ये टोटल जो है नीचे जाएगा ब्लॉक, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने किया था, ये अगर y1 ऊपर जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास y1 ऊपर जा रहा है, तो रस्सी यहां भी y1 छोटी होगी, यहां भी y1। तो इस पुली के y1 ऊपर जाने से रस्सी कितनी लूज हो गई? 2y1। देखिए, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड में मैंने mg को नेग्लेक्ट इसलिए किया था क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स मेथड में मैंने आपको प्रूफ करा दिया है, आपने अगर लेक्चर रिवाइज किया है, कि इक्विलिब्रियम के टाइम में जो इनमें एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन रहा होगा वो mg को बैलेंस किया होगा, तो वो हमें रिस्टोरिंग फोर्स में रिस्पॉन्सिबल नहीं आता था। इक्विलिब्रियम के बाद जो एक्स्ट्रा एलोंगेशन है वही रिस्टोरिंग करेगा, ये बता चुका हूं मैं। तो y1 y3 y2 y4, तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये जब यहां जाएगा तो यहां भी y1 और यहां भी y1 लूज होगा, तो यहां से रस्सी कितनी लूज हो गई? 2y1। इस पुली के यहां से यहां आने पे इधर भी y3 इधर भी y3, तो रस्सी कितनी लूज हो गई? 2y3। इसी तरह यहां से ये यहां पर आएगा, और इसका यहां पे आने पे इधर y2 इधर y2, तो 2y2 2y4। तो फाइनली क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू 2y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, ये लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप टेंशन की बात कर लो, जो एक्स्ट्रा टेंशन होगा वही रिस्टोर कराएगा, और इधर अपना क्या होगा? k1x k1y1, इधर क्या होगा? k3y3, इधर टेंशन ऐसा होगा, तो इधर क्या होगा? k4y4, इधर क्या होगा? k2y2। तो आपको क्या दिखता है कि अगर सारी पुली पे फोर्स बैलेंस करोगे, सारी पुली पे फोर्स बैलेंस करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 2t है ना, इज इक्वल टू k1y1 इज इक्वल टू k2y2 इज इक्वल टू k3y3 इज इक्वल टू k4y4, ये बोल सकते हो।
ठीक है बच्चों। और रीस्टोरिंग फोर्स को जब तक आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y नहीं कर देते तब तक आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। y1 को मैं यहां से लिख सकता हूं 2t/k1, y2 को लिख सकता हूं 2t/k2, y3 को लिख सकता हूं 2t/k3 और y4 को लिख सकता हूं 2t/k4 और इन सब की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। तो y इज इक्वल टू 2t/k1 प्लस 2t/k2 प्लस 2t/k3 प्लस 2t/k4 और 2t को आप कॉमन लोगे तो 4t है ना। तो y इज इक्वल टू 4 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 प्लस 1/k4 इंटू t, ऐसे लिख सकते हो। और इसको आप नीचे ले जा सकते हो तो 1/4 1/k1 प्लस 1/k2 1/k3 प्लस 1/k4 इंटू y इज इक्वल टू t। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो कि t इक्वल टू के एक्स, ये जो पूरा टर्म है ये अपना k बन जाएगा, ये पूरा टर्म जो है वो क्या बन जाएगा, वो k बन जाएगा, है ना। और यहां से फिर आप एक्सेलरेशन लिख के टाइम पीरियड निकाल सकते हो। क्लियर हुआ बच्चों। तो इस तरीके से आप ऐसे भारी क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े बच्चों। तो यहां से t इक्वल टू के वाई एक्सेलरेशन मतलब आपको m से आपको डिवाइड कर देना है और a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई कर लेना है, ओमेगा आ जाएगा, वहां से टाइम पीरियड आ जाएगा। ये क्लियर है। देख लीजिए, आगे बढ़ते। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, एक बात करते हैं, फ्रिक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, ये दो ब्लॉक सिस्टम है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है बच्चों। मान लो ये ग्राउंड पे रखा हुआ है और नीचे वाले से स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, नीचे वाले से स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है, ठीक है। और आप इसको क्या कर रहे हो, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हो। ये रफ है, ये स्मूथ है, ये अपना स्मूथ है और ये वाला पोर्शन अपना रफ है। इनमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक, ठीक है। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि हमें अब इसे खींचकर जो है छोड़ना है और हमें ये पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड तो सबको ही पता है, इसमें कुछ अलग पूछते हैं, फाइंड ओमेगा मैक्स। चलो पूछ लेते हैं, फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सो दैट बोथ द ब्लॉक्स find omega max so that both the blocks oscillate together। मतलब ये दोनों में कोई रिलेटिव स्लिपिंग कभी ना हो, दोनों साथ साथ एसएचएम करें, दोनों साथ साथ एसएचएम करें, ठीक है। तो हमें वो बताना है कि फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट बोथ द ब्लॉक्स ऑसिलेट टुगेदर। थोड़ा सा सोचो आप लोग क्या होगा, थोड़ा सा सोच के बताइए क्या होगा।
अब हमें ये बताओ कि ओमेगा मैक्स का क्या लेना देना है इसके रिलेटिव स्लिपिंग से। ओमेगा मैक्स का क्या लेना देना है इसके रिलेटिव स्लिपिंग के। तो देखो, ये इसका मीन पोजीशन अगर है बच्चों, ये इसका अगर मीन पोजीशन है ना, और आप इसको खींच कर छोड़ रहे हो, तो मान लीजिए आपने इसको खींचकर छोड़ दिया कुछ मीन पोजीशन से कुछ दूरी पे, मान लीजिए आपने इसको यहां से कुछ खींचकर छोड़ दिया, और ये कुछ यहां पे आ गए, ठीक है। तो ये बताओ कि इसको रिस्टोर कौन करा रहा होगा। दोनों को साथ साथ मूव करना है, दोनों को साथ साथ मूव करना है। तो व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, बताइएगा आप लोग, इतना तो बता सकते हैं सब लोग। व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन से कुछ एक्स जो है आपने इसको खींचकर आगे ले गए, ठीक है, एक्स आप इसको आगे खींचकर ले गए, थोड़ा सा आपने एक्स आगे खींचकर आप ले गए। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है यहां पे कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है ना। तो यहां पे कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, ये लिख दिया था ना मैंने, ऑसिलेट टुगेदर, तो उसी से समझ में आता है। तो यहां पर देखो, इस पे जो फोर्स लगेगा ये तो के एक्स लग रहा होगा मेन पोजीशन की तरफ, और यहां क्या लगेगा, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी। तो इस पे बैठकर देखोगे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, इस वाले पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसा लगेगा एफ एस, और इस वाले पे एफ एस आगे लगेगा। और ये जो एफ एस है ये बड़े वाले के लिए, ऊपर वाले ब्लॉक के लिए रीस्टोरिंग का काम करेगा ना। ऊपर वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो तो एफ एस लग रहा है, देखो आप, एफ एस इज द रीस्टोरिंग फोर्स फॉर अपर ब्लॉक एंड के एक्स इज, के एक्स और ये एफ एस लोअर ब्लॉक के लिए के एक्स माइनस एफ एस होगा। तो के एक्स माइनस एफ एक्स लोअर वाले के लिए होगा और इसके लिए अपना होगा एफ एस, ठीक है। इतना तो सब लोग समझ रहे हैं। पूरे सिस्टम को लेते हो तो के एक्स इज आवर ओनली रीस्टोरिंग, ये तो इंटरनल फोर्स होगा, ठीक। तो अब आप बताओ कि यहां पर अगर एक्सेलरेशन इसका अपना कॉमन एक्सेलरेशन होगा ऑब्वियसली, तो यहां पे एक्सेलरेशन अगर ए है किसी एक्स डिस्टेंस पर, तो ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होता है। और ओमेगा सबको पता है क्या होगा, अंडर रूट के बाई एम, एम के जगह पे क्या होगा एम प्लस एम, ठीक है। ओमेगा जो होगा वो के बाई एम होगा, बट ये हमें ओमेगा पे कंडीशन निकालनी है, फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट बोथ द ब्लॉक्स ऑसिलेट टुगेदर, या म्यू भी पूछा जा सकता है आपसे, म्यू भी पूछा जा सकता है। तो देखो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे ये बताओ कि एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, इनमें रिलेटिव स्लिपिंग होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, जहां पे एक्स ज्यादा होगा। व्हेन एक्स मैक्सिमम, और एक्स मैक्सिमम कहां पर होगा, एम्पलीट्यूड पे, है ना। व्हेन एक्स बिकम मैक्सिमम, उस केस में एम्पलीट्यूड जो है सबसे ज्यादा होगा, एक्स बिकम मैक्सिमम, देन दैट इज एक्स इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड, एक्स इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड अगर होगा, ओमेगा की जगह पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछते हैं, ओमेगा तो कांस्टेंट नजर आता है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, फाइंड ए मैक्स, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है सो दैट बोथ द ब्लॉक्स ऑसिलेट टुगेदर। कितनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से इसको हम खींचकर छोड़ेंगे जिससे कि ये एक साथ ऑसिलेट करेंगे, ये ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन लग रहा है।
तो ए मैक्स हमें निकालना है, तो x इक्वल टू ए होगा। तो जब x इक्वल टू ए होगा तो एम्पलीट्यूड पे ही होगा, ये तो सबको क्लियर है कि एम्पलीट्यूड पे सबसे ज्यादा रिलेटिव स्लिपिंग होने की टेंडेंसी बनेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका सबसे ज्यादा होगा। और इस ऊपर वाले ब्लॉक को देखोगे, ऊपर वाले ब्लॉक को अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो इसको एक्सेलरेशन कौन दे रहा होगा? एफएस दे रहा होगा। तो एफएस इज इक्वल टू एम ए है एक तरीके से। तो ए मैक्स कितना होगा? वो हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और एफएस एक तरीके से एम ए है, ठीक है। तो ए इसकी वैल्यू पुट करते हैं अगर एफएस की, तो वो हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं मैं ए, ठीक है। मतलब सॉरी, माइनस तो ये रीस्टोरिंग था। एम्पलीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड, सॉरी, मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहां पे हमने एक्स को ए कर दिया, तो ए मैक्स ये होगा, एफ एस आएगा एम ए, और ये इतना आएगा। और एफ एस जो होता है वो लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स होता है। और एम ओमेगा स्क्वायर ए लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स, वो होगा म्यू एम जी। तो एम, सॉरी, हाँ, ये एम और ये एम कट गया, तो ए आएगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, तो आपको ए पे कंडीशन मिल जाएगी, ए क्या होने वाला है, कितने एम्पलीट्यूड से आप इसको ऑसिलेट करोगे मैक्सिमम, जिससे कि ये रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, मतलब के एम प्लस एम, ये ऊपर चला जाएगा, एम प्लस एम, ठीक है। दैट इज ए मैक्सिमम कितना होगा? ए मैक्सिमम होगा म्यू जी एम प्लस एम बाई के। तो दैट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड through which both the block oscillate without relative slipping, without relative slipping। तो रिलेटिव स्लिपिंग ना होकर हो, है ना, तब तक आप इसको कितना भी खींच कर छोड़ सकते हो ना, जहां से खींच के छोड़ोगे वही एम्पलीट्यूड होगा। तो आप कितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड से छोड़ो जिससे कि ये एक साथ मूव करे, तो वो आप यहां पे ये बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम फ्रिक्शन से भी रिलेट करके इसको बना सकते हैं। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है बच्चों? ये सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। केस ऑफ एंगुलर एसएचएम का, एक रॉड है, एक रॉड है और इसको आपने हिंज कर रखा है, इसके अबाउट हिंज कर रखा है, किसी पॉइंट के अबाउट यहां पे हिंज कर रखा है, ये ऐसे घूम सकता है, ठीक है। और आपने यहां पे स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया है, यहां पे मान लीजिए एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया है, और एक स्प्रिंग मान लीजिए कहीं पे भी लगा सकते हैं, मैंने जनरल ले लिया, मान लो यहां पर है, ये अपना K2 है, ये K1 है, ये सेंटर ऑफ मास है रॉड का, ठीक है। ये डिस्टेंस कुछ A ले लेते हैं और ये डिस्टेंस कुछ B ले लेते हैं, मैंने जनरल ले लिया है, आपको और इजी ही दिया जाएगा कुछ L के टर्म्स में, मैंने A और B ले लिया है, ठीक है, A और B ले लिया है। और द होल सिस्टम इज ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल, the whole system
is on a horizontal plane ठीक है. Initially rod is vertical and spring at its natural length. If rod is slightly displaced and released, if rod is slightly displaced and released, find T. तो हमें टाइम पीरियड निकालना है. M मास ऑफ रॉड है, L लेंथ ऑफ रॉड है. ये सब आपको गिवन है इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. क्लियर है? चलिए तो अब इसको करते हैं. इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखिए. आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एंगुलर एसएचएम का केस है, आपको स्टेप याद होगा. मैंने कहा था कि सबसे पहले मीन पोजीशन से स्लाइटली आप उसे डिस्प्लेस करोगे, है ना. स्लाइटली डिस्प्लेस करके और क्या प्रोड्यूस करोगे, थीटा. जैसे हम एक्स मीन पोजीशन ढूंढते हैं और एक्स डिस्प्लेस करके रिस्टोरिंग फोर्स निकालते थे, उसी तरीके से यहां पे पहले हम देखेंगे कि कौन से पोजीशन पे नेट टॉर्क जीरो है. तो आपको दिख रहा है कि इस पोजीशन में ही ये नेचुरल लेंथ पे, ये नेचुरल लेंथ पे, ये ग्राउंड, ये टेबल पे ऐसे रखा होगा, ये टेबल पे ऐसे माउंटेड होगा, इधर एक स्प्रिंग होगी इधर, और ये इसके अबाउट ऐसे ऐसे घूम सकता है ना, हिंज के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है. तो अब आप क्या करोगे, आप यही करना चाहोगे. ये डिस्टेंस है b, मैंने जनरल लिया है, कुछ भी हो सकता है. ये a और b है, ये अपना l है. ठीक है. तो अब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिस्टोरिंग टॉर्क ढूंढना चाहोगे. इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे अगर हम लोग, देखो मैं डॉटेड से बना रहा हूं, मान लो आपने इसको स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो रॉड ऐसा हो जाएगा. वो डॉटेड से बना रहा हूं, सेकेंड फिगर. ठीक है. तो स्लाइटली आप उसको डिस्प्लेस करोगे. तो स्लाइटली डिस्प्लेस करने के बाद ये मान लीजिए एंगल हो गया थीटा, ये थीटा एंगल हो गया. ठीक है. ये इसका सेंटर ऑफ मास एक तरीके से आर्क में मूव करेगा, ये COM है. तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग कहां पहुंच जाएगा बच्चों, ये स्प्रिंग पहुंच जाएगा अपना यहां पर एलोंगेट होके, और ये वाली जो स्प्रिंग है वो कॉम्प्रेस हो जाएगी. ये वाली स्प्रिंग जो होगी वो कॉम्प्रेस, मैं इसको बेटर है कि मैं अलग ही डायग्राम बना के दिखा देता हूं. ठीक है. तो इसको और मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये ऐसा हो चुका है. ठीक. तो एक जगह पे ये अपना B था और एक A था, एक यहां पर A पे था कोई स्प्रिंग अपना, और एक अपना B पे था. यही था, ये B था, ये A था, और ये जो स्प्रिंग है यहां जो लगा है B पे, अब वो ऐसे जा चुका होगा, है ना बच्चों. और ये जो A पर है वो यहां कॉम्प्रेस होके ऐसे आ चुका होगा. ठीक है. ये इतना कॉम्प्रेस हो चुका होगा और ये इतना एलोंगेट हो चुका होगा. आप बोलोगे सर ये ऐसे ट्विस्ट नहीं हो जाएगा, तो आपको ये ध्यान होगा कि थीटा बहुत छोटा होता है. थीटा एंगुलर एसएचएम में थीटा बहुत छोटा होता है. ठीक है. हाँ, अब आप एससीवी बना सकते हैं भाई, बिल्कुल बना सकते हैं. तो थीटा बहुत छोटा होता है. ठीक है. थीटा बहुत जो है छोटा होता है, जैसे एक्स जो है बहुत छोटा होता है, वैसे ही, तभी उसका नाम सिंपल हार्मोनिक है.
तो आप ये मान के चलोगे कि अभी ये ऐसे बेंड नहीं हो गया, मतलब ऐसा नहीं हुआ, ऐसा फीलिंग आप लोगों को आ रही होगी कि सर ये ऐसा होके ऐसा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना, ये ट्विस्ट हो जाएगा। तो थीटा बहुत स्मॉल है, तो इस चीज का ये एजम्पशन आपको इस क्वेश्चंस में लेके चलना पड़ेगा। आगे और भी अभी एजम्पशन इसमें होंगे, दिखा रहा हूं। तो थीटा बहुत स्मॉल है, सबसे पहली बात जो एजम्पशन हमारा रहेगा ऐसे क्वेश्चन जब भी आप करेंगे, क्योंकि एसएचएम में नहीं तो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, वेरी स्मॉल। तो थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो ये लगभग आप क्या मानेंगे कि हमारा ये स्ट्रेट ही है। तो जब स्ट्रेट है बच्चों तो आप इसको आर्क लेंथ की तरह डील कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये बी है तो ये बी थीटा हो जाएगा। जैसे आप आर्क लेंथ बोलते हैं एल इक्वल टू आर थीटा, ये मान लीजिए आर है, ये थीटा है, तो एल इक्वल टू आर थीटा बोलते हो। तो ये आर्क में घूम रहा है, यहां से ये इतना आर्क में घूम रहा है, तो ये आर्क लेंथ, इसको आप ऐसे देख लो, ये जो आर्क लेंथ है जैसे सेंटर ऑफ मास का दिखा है, और ये वाला इसको आप ऐसे देख लो, है ना। तो ये आर्क लेंथ है, ठीक है, और वो जस्ट लाइक थीटा बहुत छोटा है तो वो स्ट्रेट लाइन टाइप ही है। तो एक्स बी थीटा ये हो जाएगा, और ये अपने पास जो हो जाएगा, तो इसके पास जो आएगा इसमें एलोंगेशन आएगा बी थीटा का, मानते हो। इतना नेचुरल लेंथ था जब इस पोजीशन पे था, इसमें कॉम्प्रेशन आएगा, कितने का आएगा, ए थीटा। तो इसमें ए थीटा का कॉम्प्रेशन आएगा, तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, इसमें फोर्स लगेगा स्प्रिंग का इधर, क्या यही तो फोर्स लगेगा स्प्रिंग का। तो यहां जो फोर्स लगेगा मैं यहां दिखा दे रहा हूं, एक मिनट रुकिए। तो यहां जो फोर्स लगेगा स्प्रिंग के लॉन्ग, जो ये फोर्स लगेगा इस पे, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा के ए थीटा का। देखो के इंटू ए थीटा का फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा के इंटू बी थीटा, ठीक है। ये अपना बी था, तो ये बी थीटा था, और ये अपना ए थीटा था, समझ गए होंगे। तो बी थीटा और ए थीटा का स्प्रिंग फोर्स लगेगा जो इसको टॉर्क देगा। अभी इसको रिस्टोर करेगा, रिस्टोर कैसे करेगा सभी को पता है, ये इधर गया है, तो इन दोनों का टॉर्क देखो ऐसा लगेगा, थीटा के अपोजिट। टाउ रिस्टोरिंग आप निकाल सकते हो। इसका जो एफ एस है स्प्रिंग फोर्स, ये एक तरीके से स्प्रिंग फोर्स है इसका, और ये एफ एस है इसका, ये सबको क्लियर हो गया। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है और यहां पे जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इनका दोनों का टॉर्क हिंज के अबाउट ऐसा होगा, इसका भी कैसा होगा, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, जबकि थीटा क्लॉकवाइज था। अब लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर ये है, एक और डायग्राम से समझ लीजिए, ये अपने पास था के थीटा, और ये था अपने पास बी थीटा। तो इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, यही तो है लाइन ऑफ एक्शन। इस लाइन ऑफ एक्शन से बच्चों इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ये आएगी इसकी परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये अपने पास होगा के ए थीटा। ये कितना था, ये ए था, अब ये ए है, ये यही था ना, ए पर था ना अपना हिंज अब फ्रिक्शन, ये स्प्रिंग, और ये कितना था, ये अपना बी था, और ये थीटा था। तो लाइन ऑफ एक्शन से ये के ए थीटा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर क्या होगा, ये ए और ये थीटा, तो ए साइन थीटा। तो ये अपना है R1, ये R1 है, और ये पूरा ये है R2। तो R2 इसी तरीके से बोल सकते हो कितना आएगा, तो R2 आ जाएगा के बी थीटा इंटू, ये बी है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, के बी थीटा इंटू बी साइन थीटा।
बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए और बी नहीं था भाई रजत, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं था। जहां पे इस रॉड के से ये स्प्रिंग कनेक्टेड था वो लेंथ था, तो जब ये इधर आ गया तो स्प्रिंग यहां पर है, ये लेंथ आपकी ए होगी, ये लेंथ आपकी ए होगी, और अब इस रॉड के लिए, और ये लेंथ होगी आपकी बी, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बहुत फंडामेंटल बात है। अच्छा कॉस आएगा, सॉरी, हाँ कॉस आएगा, ये कॉस आएगा, ये गलत लिखा है मैंने। R1 जो होगा वो हो जाएगा a cos थीटा, और R2 हो जाएगा, ये R2 है, b cos थीटा, ठीक है। R1 R2 हो जाएगा a cos थीटा और b cos थीटा, ठीक है। R1 R2 हो जाएगा a cos थीटा और b cos थीटा। ये क्लियर है सभी को? अब आप यहां से जो है टॉर्क निकाल सकते हैं। तो टॉर्क अपने पास क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और फोर्स पता है, तो टॉर्क रीस्टोरिंग भी हम निकालने जा रहे हैं। तो देखो टाउ रीस्टोरिंग क्या होगा, टाउ रीस्टोरिंग क्या होगा, टाउ रीस्टोरिंग होगा के ए थीटा इंटू R1 प्लस के बी थीटा इंटू R2। ये टाउ रीस्टोरिंग होगा विथ माइनस साइन। तो टाउ रीस्टोरिंग होगा माइनस के बाहर ले लिया, ए थीटा, के थीटा भी बाहर ले लेता हूं, यहां भी रुक जाओ। यहां पे देखो एक एजम्पशन आएगा फिर से, के ए थीटा, R1 सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो आप सबको पता है थीटा इज वेरी स्मॉल, सो a cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, है ना। cos थीटा टेंडिंग टू 1 हो जाएगा व्हेन थीटा टेंडिंग टू 0, और b cos थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली b ही लिख सकते हैं। तो आपको यहां मिलेगा R1 के जगह पे मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, केवल a, और R2 के जगह पे यहां पे b लिख सकता हूं। ये क्लियर है? माइनस क्यों लिया है, क्योंकि रीस्टोरिंग है। छोटी छोटी बात, पूरी एसएचएम का आधा लेक्चर हो गया, आप पूछ रहे हो माइनस क्यों लिया है, यही सब तो समस्याएं हैं। आपको यहां पे क्या दिखता है, थीटा क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिस्टोर करने के लिए, ठीक है, तो यहां पे अपने पास हो जाएगा टाउ रीस्टोरिंग माइनस के ए स्क्वायर। अच्छा के भी अलग अलग था, एक मिनट रुकिए, K1 K2 था, के भी अलग अलग था भाई, K1 K2 लिया था मैंने, ये K2 था और ये K1 था। K1 K2 था भाई, तो ये K1 करिए, ये K2 करिए, K1 करिए, K2 करिए, इधर भी ठीक कर दूं, यहां पर भी अपना चेंज होगा, ये K2 होगा और यहां पे K1 होगा, यहां भी K2 होगा, ये K1 होगा, ठीक है। K1 K2 लिया है मैंने, तो यहां से आपको मिल जाएगा K1 A स्क्वायर प्लस K2 B स्क्वायर माइनस, और इधर थीटा। अब आपको स्टेप याद आ रहा होगा, आपने जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसको थीटा के प्रोपोर्शनल कर दिया, आपने जो रीस्टोरिंग टॉर्क है उसको थीटा के प्रोपोर्शनल कर दिया, ठीक है, आपने जो थीटा है उसके प्रोपोर्शनल कर दिया। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख सकते हो, सॉरी अल्फा निकाल सकते हो नेक्स्ट स्टेप, तो टाउ रीस्टोरिंग अपॉन आई देख लीजिए क्या होगा। सबको पता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन सबको जज हो गया है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा,
तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस है। तो रॉड के किसी एंड पॉइंट से कोई एक्सिस पास हो रही है, रॉड के किसी एक एंड पॉइंट से, जहां से हिंज है रॉड, वहां से एक्सिस पास हो रही है और उसके परपेंडिकुलर है। भाई साइन नहीं होगा, मैं देख चुका हूं। यहां पे साइन होगा जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये जो मैंने अगर x2 लिख दिया, देखो मैं इसको और समझा दे रहा हूं, ये जो x2 है ना तुम्हारा, या इसको x1 बोल रहे हो, तो जो ये x2 है वो होगा अपने पास b साइन थीटा, और थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो x2 आ जाएगा b थीटा, जिसको मैंने आर्क लेंथ से डायरेक्ट लिख दिया था, जिसको मैंने आर्क लेंथ से डायरेक्ट लिख दिया था। तो ये यहां पर आएगा, ये परपेंडिकुलर। आपको बताओ साइन कॉस लिखना नहीं आता है, ठीक है, ये सिद्धांत परपेंडिकुलर, और आपको कॉस और साइन लगाना नहीं आ रहा है। आप सोचिए कितने टैलेंटेड हैं आप, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है आप लोग के अंदर। आप जो है इसको बोल सकते हैं कि ये x2 अगर मानते हैं ये यहां से इधर गया तो लीनियरली x2 डिस्प्लेसमेंट लिया, ये x2 जो है एलोंगेट हो गया, और इसको मान सकते हो कि ये x1 कॉम्प्रेस हो गया। तो x1 और x2 आप निकालोगे, जो मैंने डायरेक्ट आपको L इक्वल टू आर थीटा से बता दिया था, उसको आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का सबको पता है क्या होता है, ml²/3 है ना, ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई होगा वो होगा ml²/3। इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको अल्फा मिल जाएगा 3ml² k1a² प्लस k2b²। मैंने जनरल किया है, आपको a और b l के टर्म्स में भी दिया जा सकता था, l के टर्म्स में दिया जा सकता था, और ये हो जाएगा थीटा। इसको आप कंपेयर कर सकते हो -ω² थीटा से, और आप यहां से ओमेगा निकाल सकते हो। यहां से ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा आएगा √3 k1a² प्लस k2b² अपॉन में ml², ठीक है, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई √ml² 3 k1a² प्लस k2b²। तो ये एक बहुत जनरल रिजल्ट है ना। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। भाई 27 जनवरी में फिजिक्स का पेपर है, 27 जनवरी को जेईई मेंस है भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का पेपर है। आपका पेपर, अच्छा आप अपना पेपर बता रहे हो शायद 27 जनवरी को है, ओके। तो 2 पाई √ml²/3 k1a² प्लस k2b²। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक सभी को क्लियर है? देख लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली हैंडल कर सकते हो। भाई सुबह अगर आपके पास कोई भी बुक है, मैंने कहा है आप कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी बुक है वो करिए, उसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करिए, इंटीजर टाइप करिए, उस तरीके के क्वेश्चंस पहले करिए। ये क्लियर है? 2 पाई √ml²/3 k1a² प्लस k2b²। ये क्लियर है? चलिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन बच्चों आपसे ऐसा पूछा जाए कि एक सिलेंडर है, वो रोल कर रहा है, सिलेंडर रोल कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, और उस पे स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसा एक सेंटर पे लगी हुई है, एक स्प्रिंग सेंटर पे है और दूसरा इसके टॉप मोस्ट पोजीशन पे है।
और ये रोल कर रहे हैं। मतलब इसका एसएचएम थोड़ा देखिएगा कैसे हो रहा है। ये सिलेंडर है, मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास है ये। ठीक है, मान लो ये अपने पास 2K है और ये K है, K1 K2 भी हो सकता है, मैंने 2K लिया है। और ये रोल करता हुआ इसको आपने क्या किया, स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। सिलेंडर स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। सिलेंडर को स्लाइटली नो रिलेटिव स्लिपिंग, नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ सिलेंडर ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही, कैसे होगा? हाँ एरर तो है भाई शुभ, उस बुक में एरर भी है, प्लस वो बहुत ही एग्जॉस्टिव और आउटडेटेड बुक है। उसके केवल और केवल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, मल्टी करेक्ट कर सकते हैं, पैसेज कर सकते हैं, लास्ट की एक्सरसाइज केवल कर सकते हैं। यही फायदा हो सकता है आपको। आप लोग बताओ अभी भी मतलब इसी में परेशान हो, कौन सी बुक करें, कौन सा क्या करें। मतलब मुझे कोई भी यहाँ पे ऐसा बच्चा नहीं दिखता, या तो वो बच्चे होंगे वो ऐसे बकवास कमेंट खैर नहीं पूछते हैं। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कोई भी बुक के लिए इतनी दुनिया में बुक आ चुकी हैं, इतने ऑनलाइन लोग आ चुके हैं, इतनी ऑनलाइन कंटेंट आ चुके हैं कि आप इसी में फेडअप हो जाओगे। आपको मैंने कहा था कि प्राइमरी बुक जो है 11th में कोई बच्चा एससी वर्मा इज द मस्ट बुक। अगर कोई बच्चा एससी वर्मा के एक एक क्वेश्चंस को खुद से करता है स्ट्रगल करके, तो उसको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। हाँ, अब नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को फेमिलियर भी करना है, तो एक ऐसी बुक रखनी है जिससे कि पैटर्न वाइज क्वेश्चंस मिले, जैसे कॉम्प्रिहेंशन, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर टाइप, मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, जेई एडवांस की मैं बात कर रहा हूं। तो उसके लिए आपको मार्केट में जो ऐसी बुक आप लीजिए जिसमें क्वेश्चंस हो, जेन्युइन हो, बहुत हाई फाई ना हो, अनाप शनाप क्वेश्चंस ना हो। ऐसी मार्केट में बहुत सारी बुक हैं जिसका जेई एडवांस के से भी कोई लेना देना नहीं है, केवल उसके 20%। जैसे इरोडोफ है, तो इरोडोफ को भी आप पूरा अगर लाइन बाय लाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे अनाप शनाप क्वेश्चंस हैं, तो आपको वो भी आउटडेटेड बोले जाएगी। तो जो बुक आपको जो है सबसे अच्छा इसमें होता है कोचिंग का मटेरियल। कोचिंग वाले इस चीज को ध्यान में रखकर अपना मटेरियल डिजाइन करते हैं। तो किसी भी कोचिंग के मटेरियल को जो है आप फॉलो करिए, किसी एक कोचिंग के मटेरियल को, उसको सारे क्वेश्चंस कर डालिए। ठीक है, बुक से अच्छा कोचिंग का मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा मुझे जो समझ में आता है। कोई जेन्युइन कोचिंग है, अच्छी कोचिंग है, उसके मटेरियल को आप फॉलो करिए जेई के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत है ऐसे, आप किताबों का नाम लिखोगे, मैं किसको किसको बोलूंगा कि हाँ ये कर लो वो कर लो। ठीक है, बहुत सारी बुक है, तो इसीलिए आपको जो है उन चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहां पे अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ा सा, ये अभी मीन पोजीशन है, इनिशियली स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ, है ना, स्प्रिंग एट इट्स नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग सभी अपने नेचुरल लेंथ पे, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा। अब देखो इसको करने का तरीका, मैंने आपको एनर्जी कंजर्वेशन कराया था, याद होगा। अब आप ये सोचो कि इसको आप कैसे डिस्प्लेस करोगे। थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, ऐसे रोल करके ऐसे डिस्प्लेस करोगे, तो ये रोल करता हुआ पीछे आएगा मीन पोजीशन पे।
रोल करता हुआ और एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पे जाएगा। तो इसका जो एसएचएम होगा बच्चों, इसका जो एसएचएम होगा कुछ ऐसा होगा। ये है ना सिलेंडर, ये सिलेंडर है आपका, यही है ना सिलेंडर। इसका केवल हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इसका हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं। इस पे आपकी स्प्रिंग लगी होगी, इस एक यहां लगी होगी, एक टॉप पे लगी होगी, एक आपकी सेंटर पे लगी होगी। अब आप कर क्या रहे हो, अब आप कर क्या रहे हो, इसको आपने स्लाइटली जो है डिस्प्लेस कर दिया, इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस करोगे तो ये रोल करता हुआ मीन पे आएगा, फिर रोल करता हुआ और पीछे जाएगा, फिर रोल करता हुआ आगे जाएगा, मतलब रोलिंग करता हुआ ऐसे ऑसिलेशन होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये एसएचएम करे, है ना, हमें ये प्रूव करना है कि ये एसएचएम करे और इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि किसी रोलिंग, मैंने क्या सिखाया था, इसको एनर्जी मेथड से करते हैं। देखिए एनर्जी मेथड से मैंने आपको यही सिखाया था कि किसी मीन टाइम, नाइदर एट एक्सट्रीम नॉर एट मीन, आप कुछ ही इंटरमीडिएट पोजीशन पे मानो कि रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, रोल करता हुआ जा रहा है। और जब ये रोल करता हुआ जा रहा है तो मान लो ये कहीं यहां पर आ गया, ठीक है, ये यहां पर आ गया। तो जब ये यहां पर आ चुका होगा तो आपको पता है क्या होगा, ये इधर कुछ कॉम्प्रेस हो चुका होगा और इधर ये सेंटर वाला कुछ एलोंगेट हो चुका होगा। और उस समय ये ना ही मीन पर है ना ही एक्सट्रीम पे, समझ रहे हो ना, ये ना ही मीन पर है ना ही एक्सट्रीम पे, ये इसका मीन पोजीशन था, ठीक। तो यहां पर आपके पास दो चीजें होंगी, इसके पास सेंटर ऑफ रोलिंग होगा, रोलिंग करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो इसके पास एक वी भी होगा और एक ओमेगा भी होगा किसी इंस्टेंट पे, इसके पास कुछ ओमेगा होगा और ये वी होगा। बोल सकते हैं एट एनी टाइम, एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, है ना। कब, जब ये अपने, और ये कब है, जब इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूरी पर है, एक्स पे, सेंटर ऑफ मास ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसके पास सेंटर ऑफ मास ने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है, तो एसएचएम शुरू हो चुका है, ये ऐसे ऐसे एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो किसी इंस्टेंट पे हमने इसका फोटो खींचा और उस समय देखा कि मीन पोजीशन से इसका सेंटर ऑफ मास एक्स डिस्टेंस पर है, इसके पास वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है बच्चों। तो क्या आप इसकी एनर्जी लिख सकते हो, ये रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग, रोलिंग का मतलब ही प्योर रोलिंग बताया था, है ना, नहीं तो रोलिंग विथ स्लीपिंग लिखा जाता है। तो अब क्या आप इसको इजीली बता सकते हो बच्चों कि इस सिचुएशन में इसकी एनर्जी लिख सकते हो क्या, इस सिचुएशन में इसकी एनर्जी लिख सकते हो क्या, बोलो जरा, आप लोग इसकी एनर्जी लिखने की कोशिश करिए, देखें कितने लोग लिखते हैं। रोलिंग में एनर्जी लिखना सिखाया है, तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी, एनर्जी मेथड का मजा लीजिए, इस क्वेश्चन को आप एनर्जी मेथड से कर सकते हैं। तो इस समय इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी बच्चों, वो क्या होगी, ई टोटल, वो क्या होगा, के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल, यही तो होगा, के ई ट्रांसलेशनल प्लस के ई रोटेशनल, ठीक है, और प्लस स्प्रिंग की एनर्जी प्लस पी ऑफ स्प्रिंग, यही तो होगा। सिस्टम में यही लोग तो हैं, एक सिलेंडर का ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल और प्लस स्प्रिंग्स जितनी है उनकी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ, ई टोटल में जैसे सिलेंडर का लिख रहे हो तो ये तो लिख दोगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, आई को क्या लिखोगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर, ये हुआ सिलेंडर के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसके पास कितना कॉम्प्रेशन होगा और इसमें कितना एलोंगेशन होगा, जल्दी से बता दो। इसके पास कितना कॉम्प्रेशन होगा, इसके पास स्प्रिंग के पास कितना कॉम्प्रेशन होगा और इस स्प्रिंग के पास कितना
इसमें कॉम्प्रेशन हुआ है और इसमें एलोंगेशन हुआ है। एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स दूरी तय कर चुका है, तो इसमें ये तो आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास से जुड़ा हुआ स्प्रिंग है। तो जितना सेंटर ऑफ मास आगे गया होगा उतना इस स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ होगा। बहुत बढ़िया भाई मोहम्मद आरिफ, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष बहुत बढ़िया। ये 2x होगा, यही चीज मैं देखना चाह रहा था कि बहुत बच्चों को ये चीज कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं। ये अगर x है तो ये 2x होगा, सबको याद होगा, क्योंकि x एट द टॉप मोस्ट, अगर ये c है और ये a पॉइंट है तो एक्स ए याद करिए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्स सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, याद करिए। तो ये रोटेट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेशन होगा आर थीटा प्लस एक्स। और फॉर प्योर रोलिंग एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। तो आप इसको जब पुट करते थे तो 2x लिख सकते हो। जैसे इसकी वेलोसिटी v है तो यहां 2v होती थी, याद आ रहा है सभी को। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v थी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे 2v थी, तो ये 2x हो जाएगा, इसका ध्यान था। तो हाफ k इंटू 2x स्क्वायर और प्लस हाफ ये था 2k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब आपको ट्राई क्या करना है, ये लीनियर का टर्म है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक बात है। तो हमें इसको भी लीनियर में कन्वर्ट कर देना है। या तो आप सभी को एंगुलर में, वो जो एनर्जी का जितना भी आपका एक्सप्रेशन है सभी को या तो आप लीनियर में कन्वर्ट करो, मतलब हर जगह पे एक्स वी दिखना चाहिए, या फिर ओमेगा और थीटा दिखना चाहिए। तो हम ओमेगा को रिप्लेस करते हैं, प्योर रोलिंग है तो प्योर रोलिंग के लिए v इक्वल टू आर ओमेगा भी है, तो ओमेगा को मैं रिप्लेस कर रहा हूं लीनियर टर्म से। तो एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट जाएगा। प्लस यहां देखो 4 से ये तो 2kx स्क्वायर और यहां पे kx स्क्वायर। तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है, सबको हमने लीनियर में कर दिया x और v में, ठीक है। x और v में करो या ओमेगा और थीटा में करो, ठीक है। तो यहां पे अपने पास हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर बाई 4, तो 4 एलसीएम होगा और ये 2, तो 3m वी स्क्वायर बाई 4 प्लस 3kx स्क्वायर। अब आपको पूरा लीनियर टर्म मिल गया, 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर, 2 प्लस 1 3kx स्क्वायर। ये क्लियर है बच्चों, ये सभी को क्लियर हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, याद होगा सभी को। तो डी टोटल बाई डी टी इक्वल टू 3/4 एम डी बाई डी टी ऑफ वी स्क्वायर, इसमें चेन रूल लगेगा, प्लस 3k डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद है एक स्टेप में और लिख दे रहा हूं, ये टोटल हमेशा 0 होगा, 3m/4 इसको हम लिखेंगे d बाई डी वी पहले और v स्क्वायर और फिर v को dt के टर्म्स में, याद है। और प्लस 3k इसको आप लिखोगे पहले x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का और फिर x का t के रिस्पेक्ट में। ये क्लियर है। तो यहां पर अपने पास आ जाएगा 3m/4 और ये हो जाएगा बच्चों 2v dv बाई dt और ये हो जाएगा इधर 6k 2x आएगा ना, 6kx dx बाई dt। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब सबको पता है कि जो dx बाई dt है वो v के बराबर है, ये जो dx बाई dt है वही v है, तो ये कट जाएंगे, इस तरफ ले आओगे तो। मैं आगे बढ़ रहा हूं, देख लो पहले ये।
आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कोई स्टेप में गलती होगी तो बता दीजिएगा भाई। अभी तक ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, 2 से कैंसिल करिए, तो 3m/2 माइनस माइनस उधर ले लेते हैं, dv/dt इंटू v इज इक्वल टू माइनस 6kx dx/dt, ऐसे लिख सकते हैं। और ये dx/dt बच्चों, ये dx/dt इस v से कैंसिल आउट होगा, है ना, ये dx/dt इस v से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें dv/dt को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। dv/dt को इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, a इक्वल टू माइनस 6kx, 6 मतलब ये इधर 2 जाएगा 3 से, तो 12k अपॉन 3mx, जिसको आप लिख सकते हो -4k/mx, और इसको आप कंपेयर कर सकते हो -ω² थीटा, सॉरी आप कंपेयर कर सकते हो ω² x से, है ना। अगर आप ओमेगा रखते तो आपको x को r थीटा करना पड़ता, अगर आप ओमेगा रखना चाहते थे तो आप ओमेगा रहने देते, v को आप ओमेगा r ओमेगा लिख देते और x को r थीटा, और फिर इसको बाद में डिफरेंशिएट करते तो यहां अल्फा आता, अल्फा कंपेयर होता -ω² थीटा से, आंसर वही आता। तो ओमेगा अपने पास हो जाएगा √4k/m एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/4k। कभी कभी बच्चों क्वेश्चंस में आपको ध्यान से आप पढ़ते नहीं है, गलती कर देते हैं। आपको टाइम पीरियड पूछा है कि फ्रीक्वेंसी पूछा है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये आंसर, टाइम पीरियड है तो ये, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो इसका रेसिप्रोकल, है ना, तो 1/2π√4k/m। तो ये तीन चीज अलग अलग हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये अपना फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये तो जानते ही हो, और ये सबको पता है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में देख लीजिएगा आपसे क्या पूछता है, लास्ट में जाके लोग सब निकाल कर और इन तीनों चीज को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आप इजीली कर सकते हो। इसका एक और शॉर्टकट मेथड भी बताता हूं, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो, और वो जो ट्रिक है वो मैंने किस बेस पे बनाई है वो बताता हूं। भाई आप जो बोल रहे हो यार, जो टीचर आपको बोल रहे हैं आप उनसे पूछो, बेटर है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आई डोंट हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस भाई। युवराज भाई मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप, मुझे कोई आइडिया नहीं है, जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं आप प्लीज उन्हीं से कंफर्म करिए। तो ये क्लियर है बच्चों, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब तीनों पूछा जा सकता है। अब जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने किस बेस पे बनाया है वो देख लीजिए। इसको करने का दूसरा मेथड, इसको करने का दूसरा मेथड देखिए। यही क्वेश्चन था अपना, तो क्वेश्चन यही था। इसका अनदर मेथड क्या है देखिए, एक तो एनर्जी मेथड बताया, ठीक है, एक मैंने आपको एनर्जी मेथड बताया। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड ये है बच्चों कि यहां पर इसके लिए आप क्या करो, आपको पता है कि जब प्योर रोलिंग होता है तो ये पॉइंट की रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती,
एट द टाइम ऑफ प्योर रोलिंग नो रिलेटिव स्लिपिंग ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये तो जानते हो सभी लोग, है ना। कॉन्टेक्ट पॉइंट की रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि इधर होता है V और इधर होता है R ओमेगा, है ना। तो ये दोनों, ये V होता है और ये R ओमेगा होता है, और V इक्वल टू R ओमेगा होता है। तो ये सबको बताया गया है, ठीक बात है। तो जब इस कॉन्टेक्ट पॉइंट की कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो ये अर्थ का एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, यहां पे इसके पॉइंट के अबाउट इसको एक रोटेशन समझ सकते हो। इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क को हिंज कर दो। इस पॉइंट के अबाउट कहानी ये है, इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क को हिंज कर दो, ठीक है। इस डिस्क को आप क्या कर सकते हो, हिंज कर सकते हो इस पॉइंट के अबाउट। कैसे, देखिए, आप ये मानो कि डिस्क एक तरीके से हिंज्ड है, और ये रॉड वाला केस बन जाएगा जो अभी तुमने रॉड के क्वेश्चंस किए। इसको यहां पे हिंज करा दो, तो आप इस बेसिस पे जब ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप इस डिस्क को यहां पर हिंज मानो कि ये यहां पर हिंज्ड है, यहां पे हिंज्ड है, ठीक है बच्चों, ये यहां पे हिंज्ड है। अब आप इसको थोड़ा सा थीटा रोटेट करो, तो थीटा रोटेट करोगे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये यहां पर था, अब इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर आ जाएगा। अगर आपने इसको थीटा रोटेट कर दिया, आप ओरली कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन अब जैसे रॉड वाला केस था, ये थीटा आ गया, ये आर था, तो ये कितना बढ़ जाएगा, आर थीटा, और ये 2r है, तो ये कितना कॉम्प्रेस हो जाएगा, 2r थीटा। अभी अभी बताया है, जैसे रॉड का केस है, इसको आप रॉड वाले केस से कर सकते हो कि रॉड है एक 2r का, और ये यहां पर आ गया है, यहां देख लो। तो ये जो होगा वो r थीटा है, ये अपना 2r थीटा है, ये r था, अब ये अपना 2r है, और ये यहां पे हिंज्ड है, ऐसे सोचो, ये 2r है पूरा, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या देख सकते हो, जो अपना ये है r थीटा, और ये हो जाएगा 2r थीटा। तो इस ये कॉम्प्रेस हुआ है, तो इस पे स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इस पे लगेगा k इंटू एक्स, और इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये एलोंगेट हुआ है तो इस पे ऐसे लगेगा, ये भी रिस्टोरिंग टॉर्क यहां से मिलेगा, ये होगा k इंटू 2r थीटा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 2k है, तो 2k इंटू r थीटा, ये हो जाएगा आपका fs, ये भी fs हो जाएगा, fs डैश ले सकते हो। अब ये दोनों इसको रिस्टोर करेंगे, ठीक है। तो ये अब इसको रिस्टोर करेंगे तो ये टॉर्क टाउ रिस्टोरिंग होगा, लिख सकते हो फिर से, ये r है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसका वो r cos थीटा होगा, और थीटा बहुत स्मॉल है तो फिर से r ही होगा। तो शायद सभी लोग समझ गए कि इसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताइएगा किसी को दिक्कत तो नहीं है। ये फोर्स हो गया 2r थीटा इंटू लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r cos थीटा, जिसको मैं cos थीटा टेंडिंग टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2r, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी अभी आपने किया है, चलो एक लाइन लिख ही देता हूं, प्लस k, इसका k नहीं लिखा मैंने, इसका k भी लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2k r थीटा इंटू r cos थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, यही आएगा टाउ रिस्टोरिंग। तो टाउ रिस्टोरिंग जो आएगा वो क्या आ रहा है, देखो, माइनस cos थीटा तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 4k r थीटा, और इधर भी आएगा प्लस 2k r थीटा, थीटा बाहर ले लो, r थीटा बाहर ले लो, या k
6 हो जाएगा, तो टाउ रीस्टोरिंग आएगा -6 k r थीटा। तो टाउ रीस्टोरिंग आएगा -6 k r थीटा। ठीक है, अब आपको मतलब है, आपको पहला मेथड अच्छा लग रहा है तो आप उसको करिएगा, मैंने दोनों बता दिया आपको, ये भी एक तरीका है। उसके बाद से अब अल्फा निकालने की बारी है। तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आई होगा अबाउट ओ होगा, जहां से आप इसको हिंज मान रहे हो, यहां पे ये थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पे आप इसको हिंज मान रहे हो उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, क्योंकि आपने इसको यहां पे हिंज माना है, आपने इसको एज्यूम किया है कि ये हिंज्ड है, तो आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तो पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना होगा, मतलब -6 k r थीटा अपॉन mr²/2 प्लस mr²। तो यहां से अल्फा आ जाएगा बच्चों -12 k r थीटा अपॉन में ये 3mr²। तो यहां से अपना r से एक r कैंसिल और 3 से 4, तो -4 k अपॉन mr थीटा, 4 k mr थीटा। देखिएगा जरा, अच्छा यहां r² होगा, रुको r² होगा, यहां पे कोई बोल भी नहीं रहा है, यहां भी r² होगा ना, 2 r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये r² होगा, ये कट जाएगा पूरी तरीके से, तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो सेम आंसर आ जाएगा, यहां पे भी टाइम पीरियड जो अपना आ जाएगा 2π√m/4k, यही आया था। यही आया था। तो ये भी एक मेथड है बच्चों, ये भी एक मेथड है। r² आएगा बिल्कुल, यहां पे r और r दो है ना r, तो कभी भी ऐसा रोलिंग वाला केस हो स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ, तो आप जो है क्या करोगे, इसको रॉड मान के और जिस पॉइंट के अबाउट रोल कर रहा है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप हिंज करके कर सकते हो। पूछो भाई तनिष्क, पूछो जो पूछना है पूछो, पूछिए जो पूछना है। ये क्लियर है, पहले देख लीजिए दूसरा मेथड। सर 11th रिसेंटली ज्वाइंड अपनी कक्षा, प्लीज हेल्प। मैं क्या हेल्प करूं तुम्हारे, बताओ यार मैं क्या हेल्प करूं। ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते हैं जैसे मैं भगवान हूं, मैं यहीं से कुछ हाथ उठाऊंगा, जू से कोई किरण जाएगी और सब काम उनका जो है पूरा कर देगी। उन्होंने अभी क्लास ज्वाइन किया है, प्लीज हेल्प, तो मैं ऐसे हाथ उठा दूंगा, यहां से कोई रेज निकलेगी और ठीक उनको जो है वहां से जो है कुछ एनलाइटमेंट मिल जाएगा, सारी किताब उनके दिमाग में चली जाएगी। भाई मैं क्या कर सकता हूं बताओ आप, मैं बस पढ़ा सकता हूं मेरे भाई, मैं देवता नहीं हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं गॉड नहीं हूं, गॉड ऑफ फिजिक्स नहीं हूं मैं केवल फिजिक्स पढ़ाने वाला एक गरीब मास्टर हूं। तो मुझसे उतनी एक्सपेक्टेशन रखिए, मैं बस आपको पढ़ाकर फिजिक्स सिखा सकता हूं बस, ठीक है। भाई तनिष्क देखो, आपको 12th बैच लेना है कि नहीं लेना है वो सब आप देख लेना कि कौन आपको पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेना कि आपको 12th बैच लेना है नहीं लेना है, क्या करना है। ये सब आपके पर्सनल ओपिनियन है, हाउ आई कैन जस्ट से कि आप क्या करोगे। आपको देखिएगा, अभी पढ़िए तो पहले 11th तो कंप्लीट करिए अच्छे से, तब तुम लोग अभी से 12th की इतनी सरदर्दी मचा रखे हो पता नहीं क्यों, ठीक है। भाई तुम्हें एडवांस के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो इसमें मैं क्या करूं बताइए। आप तब मेंस की केवल तैयारी करिए, मैं तो ऑनेस्ट सलाह देता हूं, जिनको एडवांस के अगर 30% 40% क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं तो जरूर एडवांस की तैयारी करिए। उनसे एक भी क्वेश्चंस नहीं होते हैं इतना कुछ पढ़ाने के बाद एडवांस लेवल का, तो उनको मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि वो एडवांस का सपना ना देखें, वो मेंस की तैयारी करें। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं,
मैं आपको वैसा टीचर नहीं हूं कि मैं आपको जबरदस्ती बताऊं कि बेटा करो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी औकात खुद चेक कर सकते हो, किसी के सुनने और किसके इसमें मत आइए, ठीक है। 40% हो रहे हैं तो आपको शायद पता होगा कि जेई एडवांस में जो स्कोरर है वो 45% 40 to 50% में आपकी रैंक जो है 3,000 4,000 आ जाएगी भाई। अगर आपने जेई एडवांस के 40% पेपर फोड़ दिए तो आपकी रैंक 2, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी रैंक जो है 2,500-3,000 तक आ जाएगी। और अगर आप कोटेधारी हो, ओबीसी SC ST हो तो आपकी रैंक अंडर 500 लग जाएगी। काहे रो रहे हो फिर, फालतू का सर भारी करते हो। पढ़ाया जा रहा है वहां पे तो ध्यान नहीं देना है, फर्जी का जो है बस कमेंट बाजी। ऐसे लोगों का कमेंट आप पढ़ना बंद भाई। देखिए भाई, आज मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको मतलब सभी लोगों को मैं बता दे रहा हूं। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे अनाप शनाप, ये रैंक कितनी आएगी सर, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं, प्लीज मैं मुझे माफ करिए, मैं आपके इस तरीके के कमेंट्स को अब नहीं पढ़ूंगा। मुझे बहुत लॉस होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉस होता है ऐसे फर्जी जो है कमेंट्स पढ़ के और उनको आंसर देने में। मुझे यहां ज्यादा सरदर्दी होती है ना कि मुझे अच्छे क्वेश्चंस कराने में, ठीक है। तो मैं उन लोगों से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उनको लिखने से उनको उनकी उंगलियां में दर्द होगी, अब कुछ नहीं होगा अब, ठीक है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स मत करिए, आप यहां से चले जाइए। आपको पढ़ने का मन नहीं है, आप इस तरीके से टाइम पास कर रहे हैं तो ठीक है, ये ज्यादा बेटर तरीका है। मैं आज के बाद से स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूं, यहां आप कुछ भी लिखते रहिए, मैं कुछ भी उसका जवाब नहीं दूंगा। मैं केवल एक चीज का जवाब दूंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिगार्डिंग जो डाउट है उस पे मैं कुछ जवाब दे सकता हूं बस। और मैं ये सब कोई जवाब नहीं देने जा रहा हूं, मैं कौन सी बुक पढ़ूं, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं है, मेरा बैकलॉग है, ये सब बकवास सुन के मैं थक चुका हूं भाई। प्लीज मुझे माफ करिए, मैं ये सब कुछ भी, जो लोग सुन रहे हैं मुझे वो नोट कर लें, आज का डेट और टाइम डाल के, आज के बाद से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी यहां पे नहीं। जो भी आप अनाप शनाप लिखोगे, मुझे जो इरेलीवेंट चीजें हैं मैं नहीं पढ़ के रिप्लाई करूंगा। बहुत ज्यादा सरदर्द करा देते हैं भाई लोग। अभी तक एक क्वेश्चन करा दिया होता मैं। तो ये स्प्रिंग वाले क्वेश्चन सभी को क्लियर है बच्चों? स्प्रिंग वाले क्वेश्चन सभी को क्लियर है? आप देख रहे हो कि टीचर भी एक ह्यूमन बीइंग है। इतना दिमाग में, आप ये बताओ, टीचर एक ह्यूमन बीइंग है, वो कितना फोकस्ड होता है कि आपको एक एक स्टेप जो है, एक एक इलिस्ट्रेशंस उसके दिमाग में रहते हैं। आपको धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की एक्सरसाइज करा रहा है टीचर। आप ये चीज कभी फील कर पाए हो? आप मेरे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ रहे हो वो बाकी से अलग कैसे है? यहां पे कोई स्लाइड नहीं चलती है कि एक दो चार चीजें लिख दिया, जेई मेंस के घटिया से सवाल लेके आ गए, कूद कूद के कर रहे हैं और उसी में अपनी बढ़ाई किए जा रहे हैं। यहां वो सब नहीं होता। आप देख रहे हो कि यहां पे एक एक चीजें जो है बताई जा रही, धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप जो है उसको सीखने के बजाय आप उस टीचर को और डिस्टर्ब कर रहे हो, उससे जो है उसी आप ही को नुकसान है। और आपसे ज्यादा आप उन बच्चों का नुकसान कर रहे हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और वो बेचारे चुपचाप पढ़ते हैं, वो केवल रिप्लाई करते हैं मेरे क्वेश्चंस का। पूरा आपने डिस्ट्रैक्शन कर देते हो यार। यहां कोई स्लाइड या कोई टैब लेके मैं नहीं ऐसे ऐसे कर रहा हूं कि मुझे वो फिक्स रटा हुआ है मैं उसको करूं। मेरे दिमाग में ये आता है कि बच्चों को इस तरीके के क्वेश्चन कराऊं जिससे कि धीरे धीरे उसका लेवल बढ़े। उसके लिए बहुत फोकस होना पड़ता है। तो नेक्स्ट बच्चों, एसएचएम में हम एंगुलर एसएचएम की बात करें, सिंपल पेंडुलम की। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। अब
स्प्रिंग ब्लॉक काफी हुआ, सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम की अगर बात करें तो ये आप लोग बहुत आसानी से डिराइव कर सकते हो। मान लो एक पेंडुलम है अपने पास, ठीक है, एक पेंडुलम है और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ये एंगुलर एसएचएम का केस होगा, आप लोग समझ रहे होगे। अब इतना तो समझ में सभी बच्चों को आ गया होगा कि ये एंगुलर एसएचएम का केस होगा। ठीक है, तो अब यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि आप इसको थोड़ा सा, आप यहीं पर देखो, आप यहां पे टेंशन टी है, ये एक इक्विलिब्रियम का केस है। क्यों इक्विलिब्रियम है, ध्यान से समझिए, केवल फॉर्मूला जो रटेगा, ठीक है, एक भाई लिख रहे हैं केवल कोई फॉर्मूला अगर रटेगा फिजिक्स में तो कहां कुछ कर पाएगा, आपको सब कुछ जानना है जो यहां पढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर ये टेंशन टी है और ये एम जी है। तो बच्चों ये टेंशन टी है और ये एम जी है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है, तो इसका नेट टॉर्क जीरो है। यहां पर इसका नेट टॉर्क जीरो है, टेंशन का भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है और mg का भी लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये अपना जीरो है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूं और इसको डिस्प्लेस कर देता हूं कुछ थीटा, इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ रहा हूं और इसको थीटा डिस्प्लेस कर देता हूं, तो मान लो अगर हम थीटा डिस्प्लेस कर देंगे बच्चों, तब देखो क्या होगा। ये आपके स्कूल के एग्जाम में भी डेराइव करने को आएगा। ठीक है, तो ये थीटा हमने डिस्प्लेस कर दिया, ये थीटा डिस्प्लेस कर दिया। तो अब आप देखो कि mg जो लगेगा वो तो ऐसे लगेगा और टेंशन जो लगेगा वो ऐसा लगेगा। ये टेंशन यहां पे अलग होगा, वहां पे अलग होगा, सबको पता ही है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो कि सेंटर ऑफ मास ऐसे गया है ये थीटा से, तो इसको रीस्टोर करने के लिए इस पॉइंट के अबाउट, जहां से ये यहां पे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट जहां पे ये सस्पेंडेड है बच्चों, उसके अबाउट इसको रीस्टोरिंग, आपने थीटा इधर भी दिया, तो अगर ये एसएचएम करना है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि यहां पे एक टाउ रीस्टोरिंग मिलना चाहिए जो इस थीटा के प्रोपोर्शनल हो। हमें एक टाउ ऐसा मिलना चाहिए जहां पे ये थीटा के प्रोपोर्शनल हो। तो आप कर सकते हो, यहां पे जो भी टेंशन होगा ऑब्वियसली इसकी बदल चुका होगा टी डैश, तो टी डैश का जो लाइन ऑफ एक्शन है और ये जो mg है ना, तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों में अंतर है, इसका लेंथ l है। तो आप क्या कर सकते हो, mg का कंपोनेंट ले लो या फिर इसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, जैसा आप करना चाहो। जैसे मैं mg का कंपोनेंट ले रहा हूं तो इधर हमारे पास आएगा mg और इधर एक इधर आएगा। तो mg का मैंने कंपोनेंट ले लिया और ये एंगल तो बहुत, अरे यार, एंगल तो बहुत आसानी से जज कर सकते हो। ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा, और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, तो यही r परपेंडिकुलर हो जाएगा। mg cos थीटा और टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क जीरो होगा। तो जो भी टॉर्क आएगा mg sin थीटा का होगा और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी लेंथ होगी, है ना। तो आप टाउ रीस्टोरिंग बहुत आसानी से लिख सकते हो, वो होगा mg sin थीटा, है ना, इनटू l और माइनस साइन, क्यों, क्योंकि थीटा के अपोजिट है, रीस्टोरिंग है। अच्छा, इसमें भी आपको बताया था कि साइन थीटा जो है, एसएचएम पढ़ रहे हैं, इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइन थीटा का जो एक्सपेंशन सीरीज होता है वो होता है थीटा का, साइन थीटा का एक्सपेंशन सीरीज वो अपना
साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक्सपेंशन थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाले टर्म नेग्लेक्ट हो जाते हैं, शायद सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये थीटा हो जाएगा, मैथ्स में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो mgl इंटू थीटा। तो आई क्या लिखोगे बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पॉइंट मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पॉइंट मास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? अल्फा निकालना है, तो माइनस एम जी बाई एल अपॉन एम इंटू एल स्क्वायर थीटा। तो आपको यहां से एक जाना पहचाना बचपन का फॉर्मूला मिलता है, माइनस जी बाई एल थीटा, और इसको कंपेयर कर सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से। अभी तक आप ये फॉर्मूला जानते थे केवल, अब आप इसका डेरिवेशन भी जान गए। 2 pi under root L by G. This is the time period of a simple pendulum. This is the time period of a simple pendulum. Very important result. ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और उसके एक्सेलरेशन जी पे। आप कोई भी खुराफात कर रहे हो जिससे कि उसका लेंथ या उसका जी चेंज हो रहा है बच्चों, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। ये पता है ये कौन सी घड़ी है जो अब शायद तुम लोगों ने देखी है, मैंने देखी है, वो जो वॉल क्लॉक होती थी, टिक 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 टिक, उसमें एक ऐसे एक गोल सा बना होता था ऐसा, किसी के घर में वो एंटीक पीस हो गई अब, ये ऐसे 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 हिलती रहती थी, ये ऐसे ऐसे हिलती रहती थी, वो क्लॉक वॉल क्लॉक होती थी बड़ी सी, उसमें ऐसे प्लेट लगा होता था और वो इस तरीके से चलती रहती थी, टिक 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 करती रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां होती थी वो। ठीक है, वो एंटीक हो गया अब, वो एंटीक, वो जमाना ही अलग था, मैकेनिकल था वो, है ना, तो वो चीज थी। अभी भी वॉल क्लॉक है बट वो मैकेनिकल नहीं है ना, वो मैकेनिकल नहीं है। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो आप बच्चों कुछ भी करोगे जिससे कि लेंथ और जी चेंज होगा तो उसमें जो है आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। तो कल हम लोग इसी पे वेरिएशन देखेंगे, है ना, इसी पे हम लोग कल वेरिएशन देखेंगे। तो कल हमारी एसएचएम की पहली जो क्लास होगी, मे बी वो आखिरी क्लास होगी, और सेकेंड क्लास में हम लोग वेव भी शुरू करेंगे। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर मैं पढ़ाता रहा, कुछ इलिस्ट्रेशन दिमाग में आते रहे तो वो नहीं भी हो सकता है। नहीं, वेव शुरू नहीं करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जो छोटा सा एक चैप्टर है जो आगे बहुत काम आता है बाकी चैप्टर्स में, तो कल हम लोग इसको खत्म करेंगे और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स को भी खत्म करेंगे। एक लेक्चर का वो कहानी होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही फिर, और कल से आपका फ्राइडे से आपकी क्लासेस आपने देखा होगा अभी अपडेट हो जाएगा। MWF में जो आपकी क्लासेस अभी 1.5 घंटे की हो रही थी वो 2 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन बचा है, डैम्प्ड और ये सब मैं नहीं कराऊंगा भाई। डैम्प्ड ऑसिलेशन इज नॉट इन योर कोर्स, आप अपने कोर्स से भी फेमिलियर नहीं हो। बताओ आप कितने रियल एस्पिरेंट हो। डैम्प्ड ऑसिलेशन या फोर्स ऑसिलेशन कोर्स में नहीं है, पहले अपना जेई एडवांस में नहीं था, जेई एडवांस में नहीं था, अब जेई मेंस में भी नहीं है। ठीक है, तो जेई एडवांस जेई मेंस में नहीं है, डैम्प्ड ऑसिलेशन मेंस में था जिसको पढ़ाया जाता था। इस बार का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है उसमें डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन नहीं है, तो इसलिए उसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, जो है मैं वो सारे पढ़ा दे रहा हूं आपको। हाँ, कल फ्लूइड वाला एसएचएम भी करेंगे। एसएचएम तो ग्रेविटेशन में भी आएगा, एसएचएम थर्मो में भी आएगा, एसएचएम इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, एसएचएम मैग्नेटिज्म में आएगा, एसएचएम हर जगह आएगा। हालांकि जो चैप्टर्स आपने पढ़े केवल मैं उसी से रिलेटेड एसएचएम कराऊंगा, तो कल फ्लूइड पे भी एसएचएम का जो केस होगा वो भी किया जाएगा। ठीक है, रोलिंग में अभी और भी कुछ केसेस होंगे तो वो भी करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। ठीक है।